परंपरा को आगे तक लेके जाते हैं। देखा जाए तो हम लोग ही प्रमाण होते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, वो सब कोई समझ सकता है, लेकिन समझेगा कैसे? उसके लिए बाबा जी ने अपने वांग में लिखे। अब ये वांग में क्या है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो सभी अपने जो है ये वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वांग में क्या है? बाबा जी ने इसको शास्त्र लिखे, इसका दर्शन लिखा, इसके वाद लिखे। अब शास्त्र, वाद, दर्शन है क्या, इनको देखना पड़ेगा। अर्थात जो होना है वो कैसे होगा, जो बाबा जी ने कल्पना की है कि भूमि स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा और सदा शुभ ही होगा, तो ये होगा कैसे? तो बाबा जी ने इन पुस्तकों में सब कुछ लिखा है। पहला भाग जो था वो दर्शन था, मध्यस्थ दर्शन उसको नाम दिया। इसके 4 भाग थे। चारों भागों के बारे में कल बताया था। मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन। 4 पुस्तकें बाबा जी ने लिखी है समझदारी होने के बाद। तो चारों पुस्तकों के बारे में लिखा है। कल बात हुई थी कि मानव व्यवहार दर्शन, कौन सा मानव? जागृत मानव। अभी तक सृष्टि पे केवल एक ही मानव जागृत हुआ है, अर्थात समझदार हुआ है, जो बाबा जी थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बाबा जी के व्यवहार का दर्शन है। एक जागृत मानव का व्यवहार कैसे होगा? आपने ये तो पूछा था ना कि समझदार हो जाएंगे, नहीं होगे, कैसे होगे? तो समझदार तो इनको पढ़ने से होगे, लेकिन उसके बाद ये हमारे व्यवहार में आएगी, उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे और फिर इसी का हमें अभ्यास करना है। ये तीनों चीजों करने से हमारे को जो अनुभव होता है, उस तक की यात्रा बाबा जी ने दी है। आगे बात बता रहे बाबा जी ने वाद लिखे हैं। अब ये वाद क्या है, वादों को देखना है। तो वाद है सहस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए 3 रूप में, 3 शीर्षक में तैयार हुआ। सहस्तित्ववाद, जिसे आज से पहले 2 वाद आए थे, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद, जिसको विज्ञानवाद भी कहा गया। तो बाबा जी एक नया वाद लिख रहे हैं जिसके 3 पार्ट है। पहला है समाधानात्मक भौतिकवाद। अब इसको समझना पड़ेगा। जो भौतिकवाद अभी चल रहा है वो भौतिकवाद ना होकर समस्यावाद ज्यादा है। इस भौतिकवाद में ही सारे द्वंद्व, सारे क्लेश, सारे तनाव जो हम देखते हैं, जीवन के जो लक्ष्य है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, वो है ही नहीं। है तो क्या है? समस्या है, तनाव है, अशांति है, अभयता है, भय है। तो बाबा जी ने भौतिकवाद, बाबा जी ये नहीं कहते कि अध्यात्मवाद खत्म हो जाएगा, भौतिकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको रिप्लेस किया है। रिप्लेस किया है। जो अभी तक हमारे पास भौतिकवाद था, यानी विज्ञानवाद है, इसको बाबा जी ने कन्वर्ट कर दिया है समाधानात्मक भौतिकवाद। यानी समाधान होगा। अभी तक तो हमारे पास कोई समाधान है ही नहीं, समस्या ही समस्या थी। यस। तो पहला जो लिखा है समाधानात्मक भौतिकवाद, पूरा का पूरा भौतिकवाद और रासायनिकता ये अपने में त्वय सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। बाबा जी कहते जितना भी भौतिक जीव जगत है, चाहे वो पदार्थावस्था है और रासायनिकता, रासायनिकता में क्या में हमारे पास आगे बेटा, ये प्राणावस्था, तो ये क्या है? ये त्वय सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। अब इनमें व्यवस्था किस प्रकार की है, इनके अंदर क्या काम चलता है? इसके अंदर होता है पहचानना और निर्वाह करना। ये सभी एक दूसरे को पहचानते और पहचान कर निर्वाह कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन जो है वो अपनी उपयोगिता पूरकता को हाइड्रोजन के साथ देखती है, उसको समझती है, उसको जानती है और उसके साथ भागीदारी करती है। और भागीदारी के फलस्वरूप ही
पानी का निर्माण होता है। तो जितनी भी पदार्थावस्था है, जितनी भी जड़ इकाइयां जो भी है, जिसमें पदार्थ और प्राण अवस्था आती है, ये सभी त्वय सहित अपनी व्यवस्था में है और ये प्रकाशित भी हो रहा है, क्योंकि ये उपयोगिता पूरकता के साथ आगे बढ़ रही है और आज तक बनी ही हुई है। जब तक मनुष्य नहीं आया था तब तक भी ये बनी हुई थी। आज परिस्थितियां मानव ने विपरीत कर दी हैं, आज भी ये बनी ही हुई है, यानी ये अपनी व्यवस्था में है और अपनी से अगले वाली व्यवस्था में, अपनी से बड़ी वाली व्यवस्थाओं में भागीदार भी हैं। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते हैं, चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक है। अब आगे ना बेटा, उपयोगिता पूरकता और भागीदारी, ये जड़ अवस्था में तो है ही, चैतन्य जो इकाइयां है, चैतन्य प्रवृत्ति यानी मानव और जीवावस्था, इनके साथ भी ये पूरकता अपनी निभाती है। जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं, यानी उपयोगिता पूरकता एक अवस्था की बाकी की सारी अवस्थाओं के साथ उनकी उपयोगिता पूरकता है, अगर मानव को छोड़ दे तो। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने आप में व्यवस्थित है और अपने से अगली वाली जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी भी निभा रही है। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। जो समाधानात्मक भौतिकवाद है, इस भौतिकवाद में बाबा जी यही समझा रहे हैं कि जड़ और चैतन्य इकाई, मानवेतर मतलब मानव को छोड़कर जितनी भी इकाइयां हैं, वो सारी इकाइयां किसमें हैं? संतुलन में है। अभी मानव के पास जो भी वाद है वो संघर्षात्मक अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। भौतिकवाद है, विज्ञानवाद है, लेकिन वो उसमें क्या है? समाधान नहीं है। उसमें क्या है? उसमें है संघर्ष और द्वंद्व। जबकि सह अस्तित्व, सहज स्थिति गति में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। हाँ बेटा, देखो बेटा, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ये बच्चे कहीं जाने वाले नहीं है। कल स्नेहा ने मुझे बताया था उसके नेटवर्क में से उसका डाटा खत्म हो गया था, ठीक है ना। और कामना के यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क की, है ना। अगर मेरे पास जियो की सिम होती तो मेरे यहाँ भी नेटवर्क का इशू रहता, तो कामना का कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन ये सारे बच्चे यही है। और बेटा, अगर आप थोड़ा नेटवर्क इशू, थोड़ी ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पर, क्योंकि आपकी जो है वो स्क्रीन ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा जी क्या कहते हैं, अगर हम सहस्तित्ववाद को देखें, सहस्तित्व को देखें, तो सहस्तित्व में कोई झगड़ा है ही नहीं। अभी हम किसको देख रहे थे? भौतिकवाद में। भौतिकवाद में सब कुछ क्या था? व्यक्तिवादी था। हर कोई क्या है? व्यक्तिवादी। सब अपने बारे में सोच रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि भौतिकवाद में समाधान कैसे आए, उसके लिए समाधानात्मक भौतिकवाद बाबा जी ने लिखा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि सह अस्तित्व जब हम देखते हैं व्यापक, और व्यापक में संपर्क जड़ चैतन्य इकाई, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, ये एक दूसरे के लिए उपयोगी और पूरक है। जितने पदार्थ है वो भी एक दूसरे के लिए और अपने से अगली वाली व्यवस्था के लिए उपयोगी पूरक है। कहीं भी इस अस्तित्व में छीना झपटी विद्रोह नहीं है, बल्कि उपयोगिता पूरकता है। और इस उपयोगिता की पूरकता के साथ क्या है? एक उत्सव है, एक खुशहाली है और निरंतर विकास है। इस बात को समझाने की कोशिश है। वांग में तो वांग में ही है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा। मेरे अनुसार वांग में तो कोशिश ही हो सकती है। इसमें मूल मुद्दा ये है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान, विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान। बाबा जी कहते हैं ठीक है, किताबें तो मैंने लिख दी, लेकिन कोई किताबों से नहीं समझेगा। समझेगा तो मेरे व्यवहार से। आदमी आदमी से समझेगा, कोई और अन्य आदमी को नहीं समझेगा। इसलिए जितनी भी किताबें बाबा जी लिखी है, जितना भी वांग में है,
अगर आप इसको स्वयं को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको किसी श्रेष्ठ का साथ लेना ही पड़ेगा, जिन्होंने इस पुस्तकों को किसी के सानिध्य में पढ़ा है। आज भी मैं ये पुस्तक मैंने बताया था कल मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अगर स्वयं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो इतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही है। काफी टाइम के बाद 2 4 5 पेज पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जब यही किताबें मैं अपने किसी सीनियर किसी श्रेष्ठ के सानिध्य में पढ़ता हूँ तो मैं इसमें पारंगत होता हूँ और आप लोगों को समझाने की योग्यता रखता हूँ। यही बाबा जी ने कहा है कि समझाने वाले तो आदमी ही हैं और समझने वाला भी आदमी ही है। अब ध्यान रहे, समझाने वाला आदमी है, आदमी शरीर से व्यक्त होता है, समझ जीवन में होती है, लेकिन वो समझ व्यक्त कैसे होती है, वो समझ को आदमी प्रस्तुत कैसे करता है, वो शरीर से ही करता है। दूसरा आदमी वो क्या देखता है, उसके आचरण को देखता है, उसके व्यवहार को देखता है। वो कहाँ दिखाई देता है, शरीर में। उसके शरीर में एक समझदार व्यक्ति के शरीर की गतिविधियां देख के, उसके आचरण को देख के वो दूसरा आदमी समझता है, लेकिन दूसरे आदमी का समझता क्या है, जीवन। तो इसमें समझने वाला जीवन है और करने वाला शरीर है, करवाने वाला जीवन है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि विज्ञान सम्मत विवेक। अब ये 3 शब्द हैं, विज्ञान है, ज्ञान है और विवेक है। तो विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि, 2 विधियां बताई बेटे। विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक को देखना पड़ेगा, विवेक क्या है। ज्ञान तो मैंने पहले बताया था कि 3 प्रकार का ज्ञान बाबा जी ने दिया है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये 3 ज्ञान बाबा जी ने दिए हैं। और विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब है लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना, यानी जो मुझे टारगेट दिया गया है उस तक कैसे पहुंचा जाए। जब विज्ञान को देखते तो बेटा विज्ञान कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी सूत्रों से निर्धारित करता है। अब ये कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी क्या है, विज्ञान की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, विज्ञान कालवादी होता है। विज्ञान में क्या होते हैं, घटनाएं होती है, प्रयोग होते हैं, क्रियाएं होती है, और इन सभी क्रियाओं की एक टाइमिंग होती है। हर क्रिया एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय पर ही पूरी होती है। तो इसलिए क्या है, विज्ञान क्या है, कालवादी है, यानी जितनी भी क्रिया है उसका एक निश्चित समय है। फिर क्रियावादी है, उसमें कोई न कोई क्रिया होती रहती है, चाहे वो रासायनिक क्रिया थी, चाहे भौतिक क्रिया थी, चाहे विज्ञान में 2 ही प्रकार की क्रिया बेटा। अभी तक 2 ही प्रकार की क्रियाओं को विज्ञान समझ और समझा पाया है। जितने भी हमारे पुराने विद्वान थे, इन्होंने केवल 2 प्रकार की क्रियाएं बताई है। एक भौतिक क्रिया जिसमें एक पदार्थ का रूप चेंज हो जाता है, एक रासायनिक क्रिया जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो 2 ही क्रियाएं अभी तक समझाई है। बाबा जी ने एक तीसरी क्रिया का नाम दिया है। ये जो 2 पहले वाली क्रियाएं थी ये कहाँ चलती है, जड़ में, लेकिन मनुष्य क्या है, वो चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य में कौन सी क्रिया चलती है उसके बारे में बाबा जी बता रहे हैं। चैतन्य में तीसरी क्रिया चलती है जिसका नाम है जीवन क्रिया, जिसको आपने पहले मुझसे भी समझा, फिर मंजीत भाई से समझा, और फिर अंकित भैया ने वहां समझाया आपको, आशा विचार इच्छा वाली, जिसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा थी, वो जीवन क्रिया है। आपने मानव को क्रिया करते हुए देखा, मानव के अंगों को क्रिया करते देखा। क्रिया मतलब वो कैसे काम करती है। यहां बाबा जी ने बताया कि जीवन कैसे काम करता है, समझदारी का काम जीवन में कैसे होते हैं, हमें समझदारी मिलती कैसे, हम समझदार होते कैसे हैं। अभी बाबा जी कह रहे थे कि हम मन और आधी वृत्ति और उधर हमारी आशा विचार इच्छा 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। इनको समझना ही जीवन क्रिया है। और जीवन क्रिया के 10 खाने हैं, इन 10 खानों को भरना भी 4.5 है। ये जो बाकी 5.5 खाली है ये समझदारी के पश्चात ही भरते हैं। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि जो विज्ञान है यानी लक्ष्य स्पष्ट होना है। अब विवेक के बारे में बात कर रहे हैं। विवेक इतना ही समझना बेटा कि मानव जो है वो शरीर और जीवन का हिस्सा है, अभाज्य अंग है शरीर और जीवन का। दोनों को जुड़ने से ही मानव बनता है।
तो यहां दो चीजें समझनी है इंसान को, एक शरीर है, एक जीवन है। शरीर का नश्वरत्व, शरीर जो है वो नष्ट होना है, शरीर खत्म ही होना है। चाहे किसी भी जीव का हो, शरीर तो खत्म होता ही है, शरीर सदा सदा बना नहीं रहता। और जीवन का अमृतत्व, जिसे पहले कहते थे आत्मा अमर है, तो समझे ही नहीं कि आत्मा है क्या और क्या उसका कार्य है। तो बाबा जी कहते हैं यहाँ जीवन, जीवन अमर है, वो मरता नहीं है। मरता है तो क्या मरता है? केवल शरीर। और जितना भी ज्ञान है वो जीवन में होता है, शरीर में नहीं होता। हम कुछ लोग समझते हैं कि जितना भी ज्ञान है, जितनी भी बुद्धि है, जितना भी हमारा माइंड सेटअप है, जितनी हमारी मेमोरी है, वो कहाँ रहती है? शरीर में। और शरीर में कहाँ पर? दिमाग में। ऐसा ही है बेटा श्याम? आवाज आ रही श्याम? मेमोरी कहाँ रहती है? मेमोरी कहां पर होती है? मैं जो कह रहा, जो हमारी मेमोरी होती है ये कहां पर होती है? शरीर में या कहीं और? दिमाग शरीर में है या जीवन में है? तो फिर मेमोरी तुम जीवन में कैसे बता रहे हो? या तो हम्म तो मेमोरी, मेमोरी देखो बेटे, मेमोरी हमारी होती कहाँ है? कौन बच्चा इसको सही समझा है? पहले मेरी इस पे पहले चर्चा हुई है। स्नेहा? हम्म 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 ठीक है, ठीक है। मन हमारा शरीर में होता है। तो मेमोरी कहाँ होती है? सेल्फ में या शरीर में? दिमाग में होती है। अभी तक यही मान्यताएं है। और शायद तुमने फिर शिविर ढंग से नहीं किया, इसको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहाँ रोकता हूँ अध्ययन को 2 मिनट के लिए। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अटकाव रहेगा तो दिक्कत आएगी। अब आप ये सोचिए, अगर जो मेरी मेमोरी है वो दिमाग में है, अगर मेरी सारी याददाश्त कहां पर है? दिमाग में है। दिमाग शरीर का अंग है। और जब आदमी मर जाता है, मरता ही है, तो उसके साथ मरने के बाद शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अगर जल गया तो शरीर में दिमाग है वो भी जल गया, और उसको दफना दिया तो उसका जो दिमाग है वो भी नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया, कीड़े खा गए, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इतना ही कहना है। ऐसा ही है ना? या दिमाग कहीं बच जाता है? क्यों स्नेहा? ऐसा तो नहीं कि दिमाग को कहीं और साइड में रख दिया जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही विवेक है कि शरीर तो मरता है और जीवन वो नष्ट नहीं होता, जीवन तो अमर है। इसको देखना, जीवन क्या है? अमर है। अब अगर मेरी याददाश्त, मेरी जो मेमोरी थी वो अगर मेरे शरीर में है, तो वो तो मेरी मृत्यु के बाद खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दिमाग खत्म हो गया। ऐसा ही है ना? लेकिन कई केसों में तुमने देखा है कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद आ जाती है। समझ पा रहे हो? पुनर्जन्म के कई केस भारत में भी हुए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं। और एक केस तो ऐसा था जिसको महात्मा गांधी ने भी उसमें विटनेस किया था जाके कि यस, ये सही है। तो अगर मेरी सारी मेमोरी
मेरे शरीर में थी और मेरा शरीर नष्ट हो गया। मेरा जो जीवन था उसने किसी और शरीर को पकड़ लिया। तो उस नए शरीर में मेरी पुराने वाली मेमोरी कहां से आ गई? क्यों श्याम? बताओ, अब समझना पड़ेगा। ये सारी जितनी मेमोरी है सेल्फ में होती है, इसको सेल्फ बोल लो, जीवन बोल लो, है ना। तो हमारी जितनी भी मेमोरी है वो हमारे सेल्फ में है, ब्रेन में नहीं है। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी और ये नष्ट हो जाएगा। और आप एक बात देखो बेटा, जब मानव ने पहली बार आग जलाई होगी तो उसको आग जलाने में कितना टाइम लगता होगा। आज जो बच्चा पैदा होता वो एक बार देखता है कि मम्मी आग कैसे जला रही है, वो अपने आप अगली बार जला देता है। और अभी के जो बच्चे हो रहे हैं वो तो और भी ज्यादा एडवांस है। हमारी उम्र के बच्चे जो ना समझ थे, बुद्धू थे, जो धीरे धीरे जिनके दिमाग में जो डेवलप हुआ, उनको लेके अगर हम आज के बच्चे देखते हैं, या तुम अपने बचपन को देखो और आज के बच्चों को बचपन को देखो, कौन से ज्यादा एडवांस हो, तुम या वो? एक एक छोटे से बच्चे के सामने मोबाइल फोन रख दो और उसको एक बार करके दिखा दो कि भाई ये यहाँ पे माइक्रोफोन का है, इसमें इसको एक बार दबा के अपनी पसंद का गाना बोलना है, ये अपने आप प्ले कर देगा। वो एक या दो बार ही देखता है, उसके बाद अपने आप उंगली मार मारता रहता है और बार बार कार्टून देखता रहता है। होता है ना। अगर तुम ये सोचते हो कि एक व्यक्ति विशेष में केवल एक जन्म की यादें हैं तो भूल जाओ। किसी भी व्यक्ति में एक जन्म की यादें या एक जन्म का ज्ञान नहीं है। वो पता नहीं कितने हजारों, सैकड़ों, लाखों साल का वो इतिहास लेके अपने साथ घूम रहा है। वो कब एक क्लिक में क्लिक कर जाए कुछ नहीं पता। समझ पा रहे हो? तो ये सारा चीज, ये सारा ज्ञान, ये सारी बुद्धि, ये सारी समझ जो अब तक समझी थी, ये क्या है? ये कहां थी? जीवन के साथ ही। यही विवेक है। समझ में आ रहा है? विवेक क्या है? कि शरीर है, इसका नाश होना है, ये नश्वर है, तो शरीर का नश्वरत्व, यानी ये जाएगा ही। आदमी को मरना ही है। मरने में कौन मरता है, आदमी या शरीर? जीवन या शरीर, कौन मर रहा है? कामना। कामना कौन मर रहा है? कामना, आवाज आ रही बेटा? शरीर मर रहा है और जीवन, जीवन अमर है। यही विवेक है, इन दो चीजों पे ही। तो क्या कहते हैं? विज्ञान सम्मत विवेक, यानी विज्ञान जो है, विवेक उसके अनुसार हो जाए और विवेक विज्ञान के अनुसार हो जाए तो क्या होगा? समाधान ही होगा। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान। विवेक का मतलब क्या है? लक्ष्य की पहचान, प्रयोजन की पहचान, की क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। प्रयोजन यदि समझ में आता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसका विश्लेषण हम करेंगे। एक बार प्रयोजन समझ में नहीं आता तो हम विश्लेषण करते जाए, क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। विज्ञान ने आज आदमी को जहां ले जाकर बैठाया है या फंसाया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हो। ये कहता है बेटा कि यदि प्रयोजन समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है, हम विश्लेषण करेंगे ही। लेकिन प्रयोजन ही समझ में नहीं आया। अब ध्यान रखना, ये प्रयोजन का अर्थ क्या है? उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन। जब हम प्रयोजन की बात करते हैं तो प्रयोजन का मतलब है पूरी मानव जाति के लिए, अखंड समाज के लिए। प्रयोजन किसके लिए है? अखंड समाज के लिए। तो अगर मुझे अपने जीने का प्रयोजन समझ में आ गया तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, नहीं तो कितने भी विश्लेषण करते रहो कुछ नहीं मिलेगा। और विज्ञान ने आज आदमी को कहां ले जाकर बिठा दिया है, तुम देख ही रहे हो।
आज मानव जाति नष्ट होने की कगार पर आकर बैठ गई है। नष्ट होने वाली है मानव जाति। धरती का टेम्परेचर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1.5% बढ़ गया है, 1.5 डिग्री। और ये कहते हैं कि जितना तापमान बढ़ रहा है ये मनुष्य के लिए उतना ही हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? अभी तो हम सहअस्तित्व को नहीं देख रहे ना, अभी तो हम केवल अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एक और ऐसा एसी बना देना है जो 52 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को झेल पाए। अभी पहले जब मुझे ध्यान है जो एसी आते थे वो 48 डिग्री वाले आते थे, फिर 50 डिग्री वाले। आज ऐसे एसी आ गए हैं जो 52 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकते हैं। यानी 52 डिग्री के टेम्परेचर को वो आपको 16, 17, 18, 20 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैज्ञानिक कितना ही आसान समझते हैं इसको, कितना ही आसान है, क्योंकि वो क्या व्यक्तिवादी होकर देख रहा है। थोड़ा पानी पिला दे। व्यक्तिवादी होकर देख रहा है वो, लेकिन व्यक्तिवादिता नहीं है, ये सहअस्तित्ववाद है। मानव को समझना पड़ेगा कि अगर मैं हूं, मैं जिंदा हूं या मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं तो इसमें केवल मेरा कुछ नहीं है, इसमें पदार्थावस्था, जीवावस्था और प्राणावस्था तीनों का योगदान है। आज जिस गति से जीवावस्था समाप्त हो रही है, आपको पता है कि एक थोड़ा सा जो टेम्परेचर बढ़ता है तो कितने सारे कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो नष्ट हो रहे हैं। इनका मानव के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और वो नष्ट हो रहे हैं। जब वो नष्ट ही हो जाएंगे, हमारा मूल ही खत्म हो जाएगा, तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? ऐसे ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया है बेटे हैं जो खाद, जमीन में खाद बनाने का काम करते हैं। जब वो हो गए नहीं तो खाद कैसे बनेगी? जो खाद ही नहीं बनेगी तो हमारी फसलें कैसे होगी? और फसलें नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? और एक चीज मान भी लिया कि हम प्रकृति, जो खाद है प्राकृतिक खाद, उसको इग्नोर कर देंगे, लैब वाली खाद का यूज करेंगे। वो लैब वाली खाद क्या है? केवल जहर है। इतना सारा कृषि पर मेहनत करने के बाद भी हम आज क्या खा रहे हैं? जहरी तो खा रहे हैं ना। हमारे शरीर में पीछे कुछ टेस्ट किए गए तो पता लगा कि हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक भी है, और जो ये जैविक खाद, इसके जो जहरीले अंश है वो हमारे खून में आ गए हैं। अब कहां से आए देख लो। माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में है क्योंकि जितना भी भोजन हम खा रहे हैं सारा प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है। गर्मा गर्म चाय है, गर्मा गर्म पिज्जा है, गर्मा गर्म कुछ है, गर्मा गर्म कुछ है, वो सारा गर्मा गर्म आइटम, मोस्टली लिक्विड आइटम, कहाँ? प्लास्टिक की पन्नियों में पैक होके आ रहा है। तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में है। इसी प्रकार खेतों में जो हम ये जहर डाल रहे हैं यूरिया के नाम पे, कहां जाएगा वो? अल्टीमेटली वो आना तो पौधे में ही है और पौधे के द्वारा वो उसकी फसल में आएगा, और फसल को ही हम खा रहे हैं, वही जहर हम खा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम किसी फसल के ऊपर केवल कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए वो जहर डाल रहे हैं तो भूल जाओ, वो जहर हमारे लिए भी है। वो जहर कितनी खतरनाक बीमारियों को पैदा कर रहा है। अभी कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब उसी की देन है। केवल दूषित भोजन, इसको समझना पड़ेगा। तो बाबा जी कह रहे हैं, समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ है भौतिक और रासायनिक रूप में है, ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है और समग्र इकाइयां एक दूसरे के लिए पूरक है, वैभव के लिए सहायक है और आगे के विकास के लिए एक दूसरे में अंतर संबंध से जुड़े हुए हैं। वही बात आ गई ना बेटा जी, वही कह रहे हैं कि जितनी भी प्रकृति की चार अवस्थाएं हैं एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक है और वैभव के लिए सहायक है। वैभव का मतलब है उसके होने के लिए। आज अगर कोई इकाई है तो उसके होने में इन सभी चारों अवस्थाओं की उपयोगिता पूरकता है, इनका एक दूसरे के साथ अंतर संबंध है।
इसी ढंग से समाधान बताया गया। यही समाधान है। क्या समाधान है? कि एक दूसरे के साथ उपयोगी पूर्वक होना। ठीक है। आज स्नेहा लक्ष्मी भी साथ है या नहीं है? क्यों, क्या कर रही है वो? उससे मेरी उससे मेरी बात कराना क्लास के बाद, ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया है। एक दिन क्यों ना पीटीएम करे यहाँ पे, कैसा रहेगा? सबके मम्मी पापा से बात करे। क्योंकि है ना, ये आपका जो कार्य व्यवहार है, इसका असर कुछ आपके व्यवहार पर, आचरण पर पड़ रहा है नहीं है, ये कौन बताएगा? मेरे सामने हो सकता है कि तुम विद्वान बनने का, समझदार बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन घर वालों के सामने नाटक चलता नहीं है। घर वाले अच्छी हकीकत बता पाते हैं और तुम्हारा मूल्यांकन भी हो जाएगा। मूल्यांकन दो तरह से होता है। एक, तुम अपना मूल्यांकन खुद करो कि मैं ऐसा देख पा रहा हूं, मेरे अंदर ये परिवर्तन है। और दूसरा, तुम्हारा मूल्यांकन कौन करेगा? जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं। ठीक है ना? अभी लगभग हो गए। मैं एक बार ये इसको खत्म कर दूं। मैं ये जो वाद है, तीन वाद है, और ये वाद है अगले पेज तक, है ना? तो ये वाद एक बार खत्म हो जाए तो बेटे, ये जो समाधानात्मक भौतिकवाद है, वो समाधान की तरफ लेके जा रहा है। और समाधान कहाँ है? सहअस्तित्व में, एक दूसरे के साथ। अगर हम व्यक्तिवादिता में चले गए तो केवल केवल वाद है, विवाद है, झगड़ा है, कलेश है, छीना झपटी है। ये आप चारों तरफ देख रहे हो ना। क्यों देख रहे हो? क्योंकि हर आदमी व्यक्तिवादी, केवल अपने बारे में सोच रहा है। जबकि जो समाधानात्मक भौतिकवाद है, इस पुस्तक को पढ़ना, ये हमारी चल रही है अभी। आज कल सुबह खत्म हुई है ये तीसरी बार हमारी पुस्तक खत्म हुई है कल। तो इसको देखना पड़ेगा बेटा। अब ये थोड़ा समझिए कि जीना है सहअस्तित्व में, इसी पुस्तक में वही बताया गया है। पूरी व्यवस्था बताएगी कि कैसे आदमी का आहार होगा, कैसा खाना होगा, सब बढ़िया से। अगला है सहअस्तित्ववाद का दूसरा प्रबंध, का नाम दिया है व्यवहारात्मक जनवाद। अब ये पुस्तक मुझे सबसे प्यारी लगती है। इस पुस्तक के बाद अगर कोई मैं किताब आपको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, तो इसको पढ़ना। जनवाद, जन माने जनता और वाद माने उनके विचार। जब हम आम तौर पर बैठते हैं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, खाली समय में, तो हमारी जो बातचीत होती है, उस बातचीत का मुद्दा क्या होता है, हम किन मुद्दों पर बात करते हैं, वो बताया गया है। मानव जो है अस्तित्व में है, व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव मानव के साथ करता है। मानव का व्यवहार मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है, और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जो दूसरा जो वाद है, उसका नाम है व्यवहारात्मक जनवाद। इसमें क्या बताया गया है कि एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार कैसे होगा, और वो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, इसमें स्पष्ट किया गया है। तीसरा जो वाद बाबा जी ने लिखा है, अब इसको बड़ा अनुभव आत्मक अध्यात्मवाद, ये तीसरा प्रबंध लिखा है। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अभी तक अध्यात्म जिसको संसार मानता रहा है, उसको समझने में असमर्थ रहा है। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। बाबा जी अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं। अध्यात्मवाद वही भगवान वाला पोर्शन। तो बाबा जी इसमें भी क्या कर रहे हैं? अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस्ड, जिसको बाबा जी ने अनुभव किया है, उस अध्यात्मवाद के बारे में बता रहे हैं। अभी तक जिस अध्यात्मवाद को हम जानते थे, संसार मानता रहा,
उसे समझने में असमर्थ रहा, यानी खुद ही नहीं समझ पाए कि भगवान क्या है, किस प्रकार की क्रिया करता है। सब धर्मों में, सब संप्रदाय में, सभी जितने भी पंथ हैं, अलग अलग भगवान है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन अंत में उनका सबका उद्देश्य जब देखोगे तो एक ही है, सुखी कैसे हो, सुखी कैसे हुआ जाए, इस पर चर्चा होती है। लेकिन आज तक उन्होंने जो सुखी होने के उपाय दिए, कोई भी मानव सुखी हुआ ही नहीं। बाबा जी कहते मैं अध्यात्म को तुम्हें चंद मिनटों में समझा दूंगा। अब बाबा जी यहां पे अस्तित्व दर्शन को खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप हमारे बीच में जो रिक्तता है, दिखाई देता है, उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। बाबा जी अब स्पेस की बातें कर रहे हैं, ये जो खाली स्थान है इसकी, ये कह रहे जो खाली स्थान है, ये रिक्तता जो आप और हमारे बीच में है, वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में भी है। एक सौर व्यूह और दूसरे सौर व्यूह में भी ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाश गंगा और दूसरी आकाश गंगा के बीच में भी ऐसी रिक्तता, रिक्तता मतलब स्पेस, खाली स्थान। तो ये विस्तार सब जगह एक जैसा है, इतना ज्ञात होता है कि ये वस्तु व्यापक है। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे बीच में दो जो गैप है, दो धरतियों के बीच में जो स्पेस है, जो दो सौर मंडलों के बीच में या दो मंदाकिनियों के बीच में जो गैप है, वो सदा सदा एक जैसा ही रहा है। ये व्यापक है, यानी ये हर जगह है। व्यापक वस्तु में ही समस्त एक एक वस्तु इकाइयां डूबी भीगी घिरी है। ये बाबा जी ने पहले भी कहा था, अब फिर ये वही उसको खोल रहे हैं। इसी का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है, यानी इस खाली स्थान को हम सब देख सकते हैं, सब महसूस कर सकते हैं, इस व्यापक को। इसके बाद ही आदमी को स्वयं का अनुभव होता है, यानी खाली स्थान है और मैं हूं। आपके हमारे बीच में यह व्यापक ना हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता। अगर हमारे और बीच, आपके और मेरे बीच में खाली स्थान ना हो तो हम एक दूसरे का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, अगर हमारे बीच में क्या ना हो, खाली स्थान ना हो। इसलिए सर्वप्रथम जो अनुभव होता है वह व्यापक है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसकी जरूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की गई कि क्यों समझना जरूरी है। अस्तित्व को समझे बिना, अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है, वह अपने आप को कैसे समझेगा। सहअस्तित्व को समझे बिना मानव अपने आप को नहीं समझ सकता। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अगर सहअस्तित्व को समझना, अपने आप को समझना है, तो सहअस्तित्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, यह स्वयं सहअस्तित्व की गवाही है। अब देख लो, सहअस्तित्व का मतलब है एक साथ होना, और हमारे सबके साथ है तो वो क्या है? माही, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, हम सबके साथ हैं। उसके साथ होने से ही हम कोई भी क्रिया कर पाते हैं, कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जी पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है वो जो हमेशा हमारे साथ है? कौन बताएगा? माही? नहीं। जीवन, अरे सुनो बेटा सुनो, मैं कह रहा हूं हर इकाई के साथ, व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यक्ति के साथ भी, पदार्थ के साथ भी, पेड़ के साथ भी, पत्थर के साथ भी, कुत्ते बिल्ली, हर प्रकार की इकाई के साथ एक चीज है जिसमें हम डूबे भीगे घिरे हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही होता है। कहीं जा लो, उसके बिना तो हम चल भी नहीं पाते।
अगर मैं मर गया, डेड बॉडी भी अगर मैं हूं, तो डेड बॉडी भी उसके साथ है, वो डेड बॉडी के साथ भी है। क्या है वो? श्याम बताओ। यस, वो व्यापक है। इस व्यापक में जीवन भी है, इस व्यापक में शरीर भी है, सब इस व्यापक में ही। व्यापक मतलब खाली स्थान, हम सब इस खाली स्थान में ही हैं। अगर ये खाली स्थान आपके और मेरे बीच से खत्म हो जाए तो हम टकरा जाएंगे आपस में। आपने उस बस को देखो जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, उसमें क्या हम अपने हाथ पैरों को हिला पाते हैं? अपनी गर्दन भी घुमा पाते हैं? एक ऐसी बस की उम्मीद करो जिसके अंदर जगह तो है 50 आदमियों की, लेकिन भरे पड़े 200। क्या वहां व्यक्तियों के बीच में स्पेस है? समझ पा रहे मेरी बात? इस स्पेस के कारण ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर ये स्पेस ना हो तो कोई भी पृथ्वी नहीं घूम पाएगी, कोई सूर्यमंडल नहीं घूम पाएगा, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकता। ये सब स्पेस के कारण ही है। हम सब इसी स्पेस का हिस्सा है। तो अस्तित्व, सहज सहस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं तो सिवाय संकट के, दुख के और कुछ नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि यदि हम ये भूल जाते हैं कि अस्तित्व ही सहस्तित्व है, यानी अगर मैं हूं तो सहस्तित्व में ही हूं, सहस्तित्व के बिना मेरा कुछ नहीं है। सो जाओ, जाओ निकी के पास जाओ, सो जाओ। सहस्तित्व के बिना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सहस्तित्व में ही है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ही आनंद नाम है, एक दूसरे के लिए उपयोगी पूर्वक होना ही खुशी है, यही समाधान है, यही समृद्धि है, यही सुख शांति है। अभी तक हम जितने भी द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं ये सब सह अस्तित्ववादी के विरोधी है। पहले हाँ बोलो बोलो माही, बोलो बेटा। बिल्कुल बता सकता हूं। मैं ये कहता हूं बेटा, हम सब इस खालिस्तान में हैं। खालिस्तान को नाम दिया व्यापक क्योंकि ये हर जगह है। अब तुम वो वाला दिन याद करो जब 4 दिन पहले हमने सहस्तित्व की यात्रा की थी, इस व्यापक की यात्रा की थी, जब हम एक सुपर पावर लेकर निकले थे, पूरे ब्रह्मांड को घूमने निकले थे, और वहां हमने देखा था कि ये खालिस्तान हर जगह है। इस खाली स्थान के कारण ही, इस गैप के कारण ही, इस स्पेस के कारण ही एक व्यक्ति दूसरी जगह तक जा सकता है। समझ पा रहे हो? खाली स्थान है इसीलिए पृथ्वी घूम रही है। अगर पृथ्वी के सामने कुछ आकर खड़ा हो गया तो पृथ्वी घूम पाएगी क्या? हाँ, तो स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्पेस है, स्पेस मिलना नहीं है, स्पेस तो है, और इस स्पेस के होने के कारण ही सारी इकाइयां जो है वो क्रियाएं कर रही है। ये जितनी भी क्रिया है ये स्पेस में ही पॉसिबल है, विदाउट स्पेस कोई भी क्रिया नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना बेटा? तो कह रहे हैं कि ये मेरा, मैं एक इकाई हूं। जितनी भी इस संसार में चीजें हैं वो हर चीज एक इकाई है, वो हर चीज सहअस्तित्व के साथ है। इकाई और खाली स्थान, इकाई खाली स्थान, इकाई खाली स्थान। सूरज उसके चारों तरफ खाली स्थान, पृथ्वी चारों तरफ खाली स्थान, पेड़ उसके चारों तरफ खाली स्थान, पत्ते, पत्ते के बीच में स्पेस। इस स्पेस के कारण ही जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो क्यों हिल पाते हैं? क्योंकि वहां पर क्या है? स्पेस है। तो स्पेस और एक इकाई, ये दो चीजें जब एक साथ होती है तो इनको बोलते हैं सहअस्तित्ववाद। यही सहअस्तित्व है।
तो जब हम इस सहअस्तित्व में देखते हैं तो चार अवस्थाएं हैं बार बार जिनका हम जिक्र करते हैं। कौन सी? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। ये चारों एक साथ है। कहां पर है? इस सहअस्तित्व में, यानी स्पेस में। स्पेस में ये चारों चीजें हम अपनी प्रकृति पर, हम अपनी पृथ्वी पर देख ही पाते हैं। ये एक साथ होना ही सहअस्तित्व है, इसी को समझते हैं। यानी जीने का मजा कहां पर है? इनके साथ मिलजुल कर उपयोगिता पूरकता विधि से जीने में ही मजा है, इसी में सुख है, इसी में आनंद है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। अभी तक हम जितने भी द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं ये सब सहअस्तित्ववाद के विरोधी हैं। अभी तक हमने क्या किया? झगड़ा किया, लूटपाट किया है। तो लूटपाट में क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। अरे सहअस्तित्व में देखो ना झांक के, कौन सा पौधा कौन से पौधे को मार रहा है। यहाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती है पानी बनाने के लिए। अपने से आने वाली जो अवस्थाएं हैं उनके मूल को बनाने के लिए, उनके बेस को बनाने के लिए दो चीजें इकट्ठी होती है ताकि नए वाली चीज आ सके। और हम क्या कर रहे हैं? जो है उसी के साथ लड़ रहे हैं। किसके साथ लड़ रहे हैं? जो ऑलरेडी है। यानी मानव किसके साथ लड़ रहा है? मानव के साथ। किसके लिए? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, व्यक्तियों के लिए, समूह के लिए। इसी के लिए तो सारी लड़ाइयां है। और फिर क्या करते हैं? अपने परिवार को सेफ रखने के लिए, अपने राज्य को सेफ रखने के लिए, अपने देश को सेफ रखने के लिए क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। हिंदू आज खतरे में है। खतरे से बचने के लिए क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। मुस्लिम खतरे में है। इस खतरे से बचने के लिए क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। जबकि बाबा जी कहते हैं युद्ध समाधान नहीं है। समाधान है एक साथ रहने में। अरे तुम भी रहो, हम भी रहे, तुम मेरी आवश्यकताओं को पूरा करो, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता, यही तो है। पदार्थावस्था प्राणावस्था की सारी जरूरतों को पूरा कर रही है, प्राणावस्था भी पदार्थावस्था की सारी जरूरतों को पूरा कर रही है। जीवावस्था, जीवावस्था के प्रकटन के लिए पदार्थावस्था और प्राणावस्था जिम्मेदार थी। इनके बाद ही जीवावस्था आई है। और जीवावस्था भी क्या कर रहा है? इनका शोषण नहीं कर रहा, इनका पोषण कर रहा है। जीव जंतु जो गोबर देते हैं ना बेटा, वो खेत में खाद का रूप काम करता है। और वो खाद मानव शरीर के लिए उत्तम है। कैसे उत्तम है? वो जो खाद जब खेतों में डलती है, वो जो नेचुरल खाद है, नेचुरल मिनरल्स उसके अंदर जब आए जमीन के अंदर, तो वो सारे मिनरल्स पौधे के द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसके पत्तों में, उसके फलों में, उसके फूलों तक पहुंचते हैं, जिनका हम सेवन करते हैं। और वो सारे विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स वो हमारी बॉडी में आते हैं। तो उपयोगिता पूर्वकता समझ पा रहे ना बेटा, जीवों का कितना महत्व है। आदमी पहले खुले में सोच करते थे। वो जो खुले में सोच करना था, अब देखो उसमें क्या होता था। वो जो हमने टॉयलेट खेत में किया, कुछ दिन बाद वो सड़कर गलकर जमीन में मिल जाता था और उसके सारे पोषक तत्व जमीन में पहुंचते थे, पोषक तत्व। और आज हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं पानी है, जल ही जीवन है, जल को बचाओ। लेकिन एक बार देखो, हम एक बार टॉयलेट में जाते हैं, पेशाब करने गए, तब 2 लीटर पानी खराब। और कौन सा पानी खराब हो रहा है? जो बिल्कुल साफ सुथरा पानी था। लेटरिन के गए, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर की जो जितना बड़ा टैंक, उतना हम खाली करके आ जाते हैं। पानी बचा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? उसके बाद वो पानी जब हमारे मलमूत्र के साथ मिलता है तो वो पानी दूषित है। उस दूषित पानी को हम नालों के द्वारा नदियों में छोड़ रहे हैं। नदियां भी दूषित। समस्या बढ़ी या घटी? शिल्पा, समस्या बढ़ी या घटी? नेचुरल वे क्या था? और हम क्या बोल रहे हैं अपने आप को? यस, हम डेवलप्ड हैं, हम विकसित लोग हैं। इसको विकास बोलते हैं। हम विकास की तरफ नहीं, हम दिखावे की राजनीति में आकर दिखावेवादी के, दिखावे और विज्ञान की बातों में आ रहे हैं भैया हम।
विज्ञान हमें भ्रमित कर रहा है, हम जितना भ्रमित होंगे उससे लोगों का फायदा होगा। एक घर में दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सब एक परिवार में रहते हैं, उस परिवार में एक रेफ्रिजरेटर से काम चल जाएगा, एक टीवी से काम चल जाएगा, सोफा सेट 2 जोड़ी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर टीवी जो कंपनी बना रही है उसके टीवी ना बिके तो क्या होगा? जो कंपनी फ्रिज बना रही है उसको तो फ्रिज बेचने हैं ना, तो फिर क्या करता है? टीवी में सीरियल ही ऐसे दिखाए जाते हैं आपको। कितने भी टीवी में आने वाले सीरियल को उठा के देख लो, भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, ननंद सास का कलेश, सास बहू का कलेश, कलेश ही कलेश। ऐसा कोई सीरियल है जिसमें प्यार प्रेम है? बहुत कम। मेरे बच्चे भी देखते, कई बार मैं भी देखता हूँ, मुझे लगता है तारक मेहता का चश्मा जो है बड़ा अच्छा है। उसमें किसी प्रकार की कोई गंद तो नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं सिखा रहे। बाकी जितने भी आप ये टीवी शो देख लो, टीवी प्रोग्राम देख लो, सब में यही है झगड़ा। और आज तो एक और आ गया जो विश्वास को खत्म ही करता जा रहा है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, पता नहीं किस किस टाइप के प्रोग्राम आ रहे हैं। भाई बहन का मर्डर करते दिखाई दे रही, भाई जो है ना वो बहन को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है। किस प्रकार का हमारा समाज हो गया है? ये चाहते हैं कि समाज ऐसा हो। समाज ऐसा होगा तो लोग अलग अलग रहेंगे, हस्बैंड वाइफ। पहले क्या था? मम्मी पापा पति पत्नी चाचा ताऊ सब खत्म, अलग अलग रह रहे हैं। अब क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ एक साथ, मम्मी पापा एक साथ, बच्चे हॉस्टल में। उसके बाद भी क्या हो गया? आज मैं देखता हूं कई साथी जो हमारे हैं, जो टीचर्स है या और जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं? सरकारी नौकरी लगी हुई महिला। किसके लिए ढूंढ रहे भैया? वो शादी से क्या प्राप्त करना था? शादी से पति पत्नी जीवन का सुख प्राप्त करना था, बच्चों का सुख प्राप्त करना था। मेरे बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया था मेरे साथ रहे। लेकिन अभी हो क्या रहा है? दौड़ किस लिए है? कि दौड़ इसलिए है कि हम शादी के लिए ऐसे जोड़े देखें, पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा हो जो सरकारी नौकरी पे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ सरकारी नौकरी पे। और क्या सोचते हैं? भाई हस्बैंड भी टीचर है, वाइफ भी टीचर है, मजे आ रखे। क्या यार तुम मूर्खों जैसी बातें करते हो? मजे किस में आए? पैसे में? एक तनख्वाह उसकी, एक तनख्वाह मेरी। बच्चों को कौन संभाल रहा है? आया। कुछ लोग कहते भी बच्चों को मम्मी संभाल रही, कब तक संभालेगी? मम्मी जाएगी, मरेगी मम्मी पक्का, उसके बाद कौन संभालेगा? मम्मी हमेशा के लिए नहीं है। और जो आया तुम रख रहे हो ना, वो आया भी सावधान इंडिया देखती है, समझ रहे हो ना? अरे जिन बच्चों को मैंने पैदा किया, मेरी सारा प्रयास सारी मेहनत किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और मैं बच्चों के पास हूं ही नहीं। हमारे स्कूल में मैंने कई साथियों को देखा है, हस्बैंड किसी दूसरे स्टेट में जॉब कर रहा है, वाइफ किसी दूसरे स्टेट में जॉब कर रही है, बच्चे परेशान, बच्चे तरस रहे अपने पापा से मिलने के लिए। और पापा क्या समझता है? पैसा इकट्ठा करना। किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके बच्चे? अरे जब तुम कभी उन बच्चों के साथ नहीं रहे तो तुम्हारे बच्चे कहां से हो जाएंगे? वो पैदा करने से बच्चे नहीं होते, उनके साथ रहने से, उनकी समस्याओं को समझने से, उनको समाधान देने से बच्चे होते हैं। और हमने क्या समझ लिया? हमने केवल इतना ही समझ लिया, बस पैसा कमा के दे देंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे, फिर पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे। जब पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे तो वापस लौट के आएंगे क्या तुम्हारे लिए? अरे जब बालपन में उनको तुम्हारी जरूरत थी, तुम उनके साथ नहीं थे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे क्या? और फिर क्या कहती थी? 2 बच्चे थे जी, दोनों सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए? एक बेंगलोर में है, एक गुड़गांव में है, या फिर एक अमेरिका में है, एक कनाडा में है, और बूढ़े बुढ़िया यहाँ पे पड़े हुए हैं। संभाल कौन रहा है? जिस प्रकार तुमने बचपन में उसके लिए आया रखी थी ना, अब वो बुढ़ापे में तुम्हारे लिए एक नौकरानी या नर्स रखेगा। मिल गया ना पुत्र पुत्री का सुख? ये तो हम कर रहे हैं। इसमें सुख कहाँ है? अगर क्षणिक भी इसमें सुख है तो मुझे बता दो। क्यों शाम? है ना बेटा सुख इसमें बहुत सारा। और हम यही कर रहे हैं। और जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी यही करोगे। समझदार हो जाओगे तो ऐसा नहीं करोगे। मुझे जीने के लिए जो सामान चाहिए वो एक तनख्वाह में सफिशियंट है।
सुख सुविधाओं का कोई और नहीं है। मकान कितना भी बड़ा हो, मकान बड़े हो रहे हैं, घर छोटे हो रहे हैं, घर है ही नहीं। घर होते हैं घर के सदस्यों से, सदस्य तो है ही नहीं, सदस्यों में आपसी प्रेम है ही नहीं, तो क्या करें, कहां जाए। और क्या कहते हैं, हम बहुत समझदार हो गए, हमने एमए कर ली, बीए कर ली, पीएचडी कर ली, बड़े समझदार हो गए, और समझदारी के बाद क्या मिल रहा है, दुख। और फिर और भी काम है, ये इतना ही जरूरी नहीं है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग जॉब कर रहे हैं तो वहां उनके संबंध बनना भी लाजमी है। पति पत्नी के शादी हो चुकी है, बढ़िया है, लेकिन अब पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, पति का चक्कर वो किसी और के साथ चल रहा है, और नया सुख। पत्नी को पता चलता है कि पति का चक्कर किसी और के साथ है, वो उसके लिए नीले वाला ड्राम तैयार रखती है। अगर पति को चलता है पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, तो वो फिर फ्रिज तैयार रखता है, टुकड़े करके फ्रिज में रखता रहता है, और हर दिन दो दो टुकड़ों को डिस्पोज ऑफ करता रहता है। ये सुख है, ये संबंधों का सुख आदमी जी रहा है, इसमें सुख बोल रहा है। कितना भ्रमित है मानव, कितना मूर्ख है, जिसके साथ हम 7 जन्म जीने की मरने की कस्में खाते हैं, उसी को मार कर पैक करके फ्रिज में रख देते हैं, ड्रम में पैक कर देते हैं। ये किसकी कमी के कारण हो रहा है भैया? ज्ञानवान तो है, पढ़े लिखे तो है, लेकिन ये जो पढ़ाई और जो शिक्षा हम ले रहे हैं, इससे समझ नहीं बढ़ रही है, इससे संबंध नहीं बढ़ रहे हैं, इससे संबंध समाप्त हो रहे हैं, विश्वास समाप्त हो रहा है। इसी को देखना है। आगे पढ़ लेते थोड़ा सा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि अगर हम सहअस्तित्ववाद को भूलते हैं, यानी अगर हम एक दूसरे के साथ जीना हमें नहीं आता, तो जिंदगी में क्या बढ़ता है? जिंदगी में बढ़ता है द्रोह, विद्रोह, शोषण, ये सब बढ़ता है। ये सब करने के बाद हम सही चीज को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए, इतना कुछ करने के बाद भी, इस लेवल तक पहुंचने के आदमी क्या चाहता है? आदमी की चाहत में भी तो आज भी वही चीज है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, समाधान, यही तो चाहता है आदमी। लेकिन तरीका नहीं पता। आप लक्की हो बेटा, यू आर वेरी लक्की कि आपको एक तरीका पता लग रहा है कि ये सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये समाधान, ये समृद्धि आएगा कैसे। हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं, और जैसा किए वैसी घटनाएं सामने आती रही। ये सब करने के बाद हम सही चीज को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए, हमारा उम्मीद पूरा हुआ कि नहीं, और जैसा किए वैसी घटनाएं सामने आती रही। हम कभी हंसते भी रहे, कभी रोते भी रहे। बाबा जी कहते कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हो ही रहा था, हमारी उम्मीदें पूरे हो रही थी। इन घटनाओं को अगर हम देखें तो कई बार हमें हंसना आता, कई बार रोना आता। जैसे कोई परिवार समुदाय दूसरे किसी और को मार डालता है, ये वो बातें जो 2 दिन पहले मैंने युद्ध के रूप में कही थी, कि जैसे कोई परिवार समुदाय किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। यानी एक भारत के आदमी ने जाके किसी पाकिस्तान के आदमी को मार दिया तो यह बड़ी खुशहाली होती है। ओ देखो हमने उनका रॉकेट मार गिराया, देखो हमने उनके सैनिक अड्डे समाप्त कर दिए, इतने आदमी मार दिए। इस मार देने पर हम बड़े खुश होते हैं। सरकार भी, देश भी यही सोचता है कि शत्रु को मार दिया। अब क्या किया जाए? धर्म गद्दी भी ऐसे ही बनता है। अब किसकी शरण में जाए? चाहे राज्य गद्दी हो, बाबा जी यहाँ 3 गद्दियों की बात करते हैं। गद्दी काम है लाला जी का, सेठ जी का। वे कौन कौन सी गद्दियां हैं? पहली धर्म गद्दी, जहां से धार्मिक क्रियाकलाप लिए जाते हैं।
गद्दी क्यों कहा गया? अपने आसपास आने वाले साधु महात्मा को देख लो, सबको कहते हैं मोह माया को छोड़ दो और जितनी भी मोह माया सब हमें दे दो, जितने तुम्हारे पास पैसा सब हमें दे दो। पैसा तो बंधन है, संपत्ति तो बंधन है, इस बंधन से मोक्ष पाओ और इसे हमें दान कर दो। कितने बढ़िया महान लोग हैं। फिर आई राजगद्दी। राजा लोग भी तो यही करते हैं। सरकार क्या करती है? जनता से वसूलती टैक्स। शिक्षा गद्दी क्या करती है? शिक्षा को गद्दी क्यों कहा गया? आसपास में देख लो प्राइवेट स्कूलों को, दुकानें खुल गई है। पढ़ाई के नाम पे जो ड्रामे करते हैं, यूनिफॉर्म तक, किताबें तक, खाना तक हमारे स्कूल से लेना पड़ेगा। अगली कौन सी गद्दी है? व्यापार। ये सभी, इनको गद्दी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर लाभवादी प्रवृत्ति है। शिक्षा में भी देखो ना, लाभ कमाना ही है। व्यापार गद्दी में भी लाभ कमाना ही है। सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है, न कोई दिशा है न कोई प्रयोजन। ये चारों गद्दियां है, चारों गद्दियों में भ्रम ही है। इनकी ना कोई दिशा है, ना इनका कोई प्रयोजन है, ना कोई उद्देश्य है। केवल एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कमाकर भी क्या खुश हो पा रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। हम कहाँ जाए, क्या करें? ये परेशानियां थी। ये सब परेशानियां जागृति से पूर्व मुझ में भी थी। बाबा जी कहते मैं भी परेशान था, करे तो क्या करें। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छे ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज को मानव के पास पहुंचाना चाहिए। बाबा जी क्या कहते हैं? जागृति पूर्व यानी जागृति होने तक मैं भी परेशान ही रहता था, अब परेशान नहीं हूं। अब मैं खुश हूं, आनंद में हूं, मैं समृद्धि के भाव में, समाधान में जी रहा हूं। बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी ने ऐसा जिया है और बाबा जी कह रहे कि मैं जिया हूं तो सब जी पा रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने ये 3 वाद लिखकर इसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया कि ये है खुश होने का असली तरीका। जिसको तुम आज तक अध्यात्मवाद मान रहे थे, जिसको तुम ईश्वर मान रहे थे, असली ईश्वर है ये, इसको देखो। तो इन तीनों पुस्तकों में बाबा जी ने बताया है कि कैसे, ये जो कैसे का जो जवाब है तीनों में किताबों में लिखा गया, वाद में कैसे होना है। समझ पा रहे बेटा? कल हमने बात की थी दर्शन की, आज हमने बात की है वाद की, और कल हम बात करेंगे शास्त्र की। तो बाबा जी ने टोटल मिला के कुल ये 10 किताबें लिखी हैं, जिसमें 3 शास्त्र, 3 वाद और 4 दर्शन है। तो 4 दर्शन के बारे में हमने कल जाना था, आज भी हमने रिवीजन पे उसको लिया था। आज हमने 3 वादों के बारे में जाना है। ये दिखाया कि बाबा ने 4 गद्दियों का प्रयोग किया। ये 4 गद्दियां नोट कर लेना, ये 4 गद्दियां बार बार आगे आएगी। कौन कौन सी 4 गद्दियां हैं? धर्म गद्दी, राज गद्दी, शिक्षा गद्दी और व्यापार गद्दी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाने का, लाभ कमाने का, लाभवादी मानसिकता से बैठे हैं। यस। तो आज का पठन हम पूरा करते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो बता सकता है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग ये नुकसानदायक हो रही है। कुछ बच्चे फिर बीच में लेफ्ट कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू कुछ है। तो पीटीएम के लिए कल का दिन चुने। और एक चीज़ और है, मैं हापुड़ जाऊंगा परसों, तो उधर मुझे अपना गोष्ठी का टाइम देख के किस ये जो समय है इसको आधा 1 घंटा पहले या बाद में करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है 7:30 से 8:30 हम करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है 8:30 बजे गोष्ठी होती है। तो जैसा वहाँ का समय रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास ले लेंगे, ठीक है। शिल्पा कैसा लग रहा है बेटा? कुछ दिमाग की नसें खुली? इशू नेटवर्क का कुछ इशू बेटा आपका शिल्पा?